हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, क्लास 12 से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइंस। तो हम लोगों ने पहले जो स्टडी किया था कुछ रॉड थी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या उसके पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की थी, या कोई सर्कुलर रिंग था जिसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं या प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरली हमने देखा था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आउटवर्ड होती हैं, ठीक है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड, मतलब इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाती हुई और माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर आती हुई लग रही। तो पहला जो पॉइंट है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है? इमेजिनरी लाइंस है इन ए रीजन ऑफ स्पेस एंड टाइम। जो भी स्पेस एंड टाइम रीजन है उसमें हम लोगों ने मान लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो हमने लिया था, इससे पहले भी बताया था कि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से ये निकलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। इसका मतलब दे ओरिजिनेट हो रही है। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसमें क्या हुई? आती हुई प्रतीत हो रही है। तो वही मेंशन है कि दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। या यहां से दे दिया कि दो कोई आइडेंटिकल चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। थर्ड है पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट फ्रॉम क्लोज लूप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वही कोई भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, ठीक है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस चार्ज। मान लिया ये कोई चार्ज है तो यहां से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन है वो चाहे तो पॉजिटिव चार्ज से निकले या नेगेटिव चार्ज से निकले, वो कैसी होगी? उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, लंबवत होगी, परपेंडिकुलर। फिफ्थ पॉइंट है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो फील्ड लाइंस हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेंगे। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज था, हमने मान लिया दिखाने के लिए यहाँ से 4 लाइन निकल रही। मैं भी किसी बुक में या कहीं आपने पढ़ा होगा 2 लाइन दिखा रही है, जस्ट हमने इमेजिन किया कि सपोज दैट अगर इसमें से 4 लाइन निकलती हुई, 4 लाइन निकलती हुई दिखाई दे रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इसका जस्ट डबल है तो कितनी लाइन हो जाएंगी उससे? क्योंकि यहाँ चार्ज Q से 2Q हो गया तो नंबर ऑफ लाइंस 4 से कितनी होने जानी चाहिए? 8 हो जानी चाहिए। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 8 हो गया। अगर इनका हम रेशियो की बात करें, इसे मान लेते हैं सपोज दैट Q1 और इसके मान लेते हैं 2Q2। अगर इसे मान लेते हैं 2Q1 अपॉन Q2, इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा? या तो हम ऐसे निकाल लें, ये हो जाएगा 4/8, तो कितना हो जाएगा 1/2, या 2Q2 अपॉन Q1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, ठीक है। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी हो जाएंगी? जस्ट डबल हो जाएंगी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए फिर मिटा देते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट है, समझा के थोड़ा बताते हैं आपको। फिफ्थ पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, सपोज दैट हमारे पास कोई चार्ज Q, ठीक है, यहां से लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये लाइन आउटवर्ड में, यहां से लाइन, यहां से और यहां से, ठीक है। जैसे इस चार्ज प्लस Q मान लिया हमने, ये चार्ज प्लस Q है, यहाँ पे फील्ड लाइन क्या है? नजदीक, ठीक है। और जैसे
फील्ड लाइन यहाँ से निकलती हुई आगे बढ़ती है तो दूर दूर होती जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नजदीक है, एक दूसरे से वेरी क्लोज है, और जैसे दूर जा रही है तो क्या हो रही है, फैल रही है। ठीक है, उससे उसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर हम देखें मैक्सिमम कहाँ होगी, नियर टू द चार्ज होगी, जहां से ओरिजिनेट हो रही है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हो रही है, आगे बढ़ रही है, प्रोपेगेट हो रही है, तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, द इलेक्ट्रिक फील्ड is stronger या strong when field lines are close each other, are close each other. ठीक है, each other comma, and electric field is weak when electric field lines are कैसी है, when electric field lines are apart from each other. तो जैसे एक दूसरे से दूर जाएंगी, मान लिए चार्ज Q है, तो यहाँ पर फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जैसे इससे दूर जाएंगे तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट आउट इसी में लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन, the density of field lines, तो फील्ड लाइन की डेंसिटी give the magnitude, ठीक है, give the magnitude of field, तो इसका मतलब समझते हैं क्या कह रहे हैं। The density of field lines give the magnitude of field. Suppose that ये कोई फील्ड लाइंस इस तरीके का है, जैसे मीजनर इफेक्ट वगैरह में आप देखेंगे इस टाइप का है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, या ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, और ई सी पॉइंट। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस अगर हम बात करें तो ये है वो EC के बराबर है। ठीक है, और EA क्या हो जाएगा, EB से बराबर, ग्रेटर देन होगा। ठीक है, और EC भी EB से ग्रेटर देन। ठीक है, इतनी बात तो हमारे समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ फील्ड लाइंस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर वेरी क्लोज, यहाँ पर भी वेरी क्लोज है और नियर अबाउट मान लेते हैं, बट यहाँ पर फील्ड लाइंस की डिस्टेंस है वो ज्यादा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस जाएगी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट था। 7th पॉइंट की तरफ चलते हैं, आई थिंक 8-9 पॉइंट है। 7th पॉइंट है, ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस electric fields lines never intercept each other। मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेप्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेप्ट करती हैं, सपोज दैट फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं तो वो क्या बताएंगी, अलग अलग डायरेक्शन बताएंगी। सपोज दैट मान लेते हैं ये फील्ड लाइन एक थी, ऐसे मान लेते ये फील्ड लाइन थी, दूसरी ये फील्ड लाइन थी, इन्होंने इंटरसेप्ट कर दी एक दूसरे को, तो इसकी डायरेक्शन तो ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये दिखाएगा, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अलग अलग, ठीक है। या हम कहें कि अगर ये कोई मान लिया फील्ड लाइंस है, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे, नेक्स्ट पॉइंट में द टेंजेंट ड्रॉन, ठीक है, कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऑन ए फील्ड लाइंस, फील्ड लाइन पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। गिव द डायरेक्शन, क्या करती है वो, गिव द डायरेक्शन ऑफ किसकी डायरेक्शन देती है, गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी डायरेक्शन की, गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पॉइंट, उस पॉइंट पे क्या बताती है वो, उसकी डायरेक्शन। सपोज दैट हम मान लेते हैं ये, ठीक है, हमने यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो ये डायरेक्शन दिखाएगा, अगर यहाँ पे कोई टेंजेंट कर दिया तो ये डायरेक्शन दिखाएगा, यहाँ पे तो ये टेंजेंट, ये डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो द टेंजेंट ड्रॉन ऑन ए फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक पॉइंट और है, क्या है, अगर पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल स्ट्रेट, पैरेलल है स्ट्रेट एंड और कैसी है, स्पेसिंग सेम है, इक्वल स्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आपको जनरली क्या कहते हैं कि इस तरीके का इक्वल स्पेस्ड होने चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तो ये क्या डिनोट करेंगे, ये जो डिनोट करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते जनरली दो, या हम कहेंगे किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, चाहे ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, ठीक है, अगर वो कांस्टेंट है देन हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक नोट करके पॉइंट लिख लो, क्या नोट करके पॉइंट लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइन शुड बी, कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड बी, कैसे होनी चाहिए, सिमेट्रिक, ठीक है, कैसे होनी चाहिए, शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज, चार्ज के करस्पॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो ये 5-7 पॉइंट हैं, अगर आपको याद है तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला तक पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेप्ट, कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, अगर काटेंगे तो वहां पे उनके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और जो कि अलग अलग शो करेगा। अर्थ है कि द टेंजेंट ड्रॉन ऑन ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। तो हमने बताया था कि अगर कोई टेंजेंट हम ड्रा करते हैं इस तरीके से, ये तो बताया था, तो सपोज दैट यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जहां पर भी टेंजेंट हम ड्रा करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा।
उसके बाद में था पैरेलल स्ट्रेट एंड इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर पैरेलल है, स्ट्रेट है, इक्विस्पेस्ड लाइन है तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेंगे, अदरवाइज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। जैसे लाइन शुड बी सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी सिमेट्रिक या सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज। मान लिया ये चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो अगर एक यहाँ पे बाहर जा रही है लाइन तो दूसरी भी सिमेट्रिक के लिए ये हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक। अगर सपोज दैट हमारे पास कोई चार्ज 2q, सिमेट्रिक के लिए क्या, ये सपोज दैट हमारे पास एक्सटेंड हो रही है, इधर एक्सटेंड हो रही, ठीक है, अगर हमें दिखाना है तो फिर हमें सिमेट्रिक फॉर्म में उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी कैसे होनी चाहिए, सिमेट्रिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बाद में हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मोशन ऑफ ए चार्ज, क्वेश्चन मोशन ऑफ ए चार्ज, क्वेश्चन देख लेते हैं। चार्ज पार्टिकल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको मोशन कैलकुलेट करना। तो मोशन का मतलब उसकी डिस्टेंस हमें बतानी है, उसका एंगल बताना है। तो पहले समझ लेते हैं गिवन हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो सपोज दैट हमारे पास कोई ये पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेस पे, ठीक है, और ये जो हमारे पास है कोई निगेटिव चार्ज, ये हमारे पास निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो दो प्लेट है हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, दूसरी नेगेटिव चार्ज प्लेट। प्लेट की जो लंबाई है वो लेंथ है वो x। ठीक है, तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आती हैं। तो हम यहां से क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें। कहां से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, अब कोई चार्ज पार्टिकल है जो इसमें मोशन कर ले। मान लिया कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है जिसपे चार्ज m और उसका मास m है, इसमें वो मोशन कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, along the direction of, तो ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, F is equal to Q। ठीक है, F is equal to Q। मान लिया यहां से ये पार्टिकल यहां, और इसकी इनिशियल में वेलोसिटी v0। ठीक है, तो ये जब यहां जा रहा है तो क्योंकि ये माइनस है तो रिपेल करेगा इधर, और इधर F is equal to QE के कारण क्या करेगा, ये इसे लाने की कोशिश करेगा नीचे, और इधर फोर्स इसे क्या करेगा, ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन पाथ को तो नहीं कवर करेगा। तो पहली दिमाग में मान लेना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे निगेटिव चार्ज है, और फोर्स जो है ये अपनी तरफ उधर खींच रहा है। ठीक है, F is equal to QE, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे बोलते हैं। तो क्या करेगा, ये अपने पाथ में डाइवर्ट कर, ठीक है, मान लिया वो पाथ में जो डाइवर्ट हुआ उसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं सपोज दैट बाई डिस्टेंस अपने पाथ में डाइवर्ट हुआ, और यहां से जो एंगल हम बताते हैं सपोज दैट वो एंगल है वो थीटा। ठीक है भाई, यहां इतनी बात समझ आनी
चाहिए। तो हमने क्या किया, या ऐसे मान के चलिए कभी कोई सपोज दैट ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो F इक्वल टू क्यू हो जाएगा इसी डायरेक्शन, F इक्वल टू क्यू ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो उसमें क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू ई उसके जस्ट, यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट फोर्स लगना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन, ठीक है। अब आते हैं तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, मतलब हमें बाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और दूसरा हमें कितना एंगल डेविएट होगा इस चीज को कैलकुलेट करना है। तो इसको मिटा देते हैं, इसको जस्ट समझने के लिए हम लोगों ने किया, ठीक है। तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, F y होगा, F y इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। F इक्वल टू एम ए होता है, क्योंकि F इक्वल टू कितना होता है, एम ए होता है। तो यहां से अप्लाई कर दें, m इंटू ए वाई इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो a इंटू वाई इक्वल टू क्यू ई इंटू एम। तो हम कह सकते हैं ये एक्सीलरेशन हो गया, ये y डायरेक्शन में हो गया, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होगा, 0, ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं। तो हम क्या करें, इसको जस्ट डिवाइड इनटू कंपोनेंट, कंपोनेंट में यहां पे डिवाइड कर देते हैं x और y। तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, ux, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, v0, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है। अगर हम इसके एक्सीलरेशन की बात करें तो x डायरेक्शन में कितना है, 0, और अगर एक्सीलरेशन हम y डायरेक्शन में बात करें तो कितना हो जाएगा, q e y, या ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है। x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी, s इक्वल टू कितनी है, x, और y डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है, बताओ भाई, y डायरेक्शन में डायरेक्शन कितनी है, डिस्टेंस कितनी, s y को हमने कितना माना, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है y की वैल्यू कितनी है और थीटा की वैल्यू कितनी है, ये दो चीजें निकाल। तो यहां से बड़ी सिंपलिसिटी से हम लगा सकते हैं, फॉर x डायरेक्शन यूज करें डिस्टेंस निकालने, डिस्टेंस गिवन है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर या at स्क्वायर, दोनों एक ही चीजें होती है, at या gt, फ्री फॉल नहीं हो रहा है, at स्क्वायर मान लेते हैं। s की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x, u कितना था इनिशियल में, v, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है, 0, और ये हमारे पास यहाँ पे तो हो जाएगा v0 इंटू टी प्लस एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में 0 है, तो ये t की वैल्यू ये t स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v0 इंटू टी, तो यहाँ से t निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x ओवर v, तो उसे कितना टाइम लगेगा, x ओवर v0 टाइम, ठीक है। फॉर y डायरेक्शन सेम फंडामेंटल लगाते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at, ठीक है। s की वैल्यू कितनी हमने लोगों ने मानी, बाई, u हमारे पास 0, t कुछ वैल्यू भी रखेंगे तो ये सिंपलिसिटी 0 हो जाएगा, हाफ इंटू a और t। अभी किसी की वैल्यू नहीं रखी, केवल u की वैल्यू रखी, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, ये हमने निकाला था q e y m इंटू टी स्क्वायर का मतलब x ओवर v0, ये आपका स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ तक कोई वैल्यू दिक्कत नहीं आ रही। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ क्यू ई वाई एम इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन बी नॉट। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस तो फिक्स होगी, कितना उसे चलना है पार्टिकल को, उसकी इनिशियल वेलोसिटी फिक्स होगी। तो बेसिकली ये जो किस पे डिपेंड करेगा, क्यू बाई एम पे डिपेंड। ठीक है, किसके डिपेंड करेगा, क्यू बाई एम पे डिपेंड करेगा। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर भी वैल्यू ए वाई तो है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई एम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ए वाई यहाँ से हमने एफ इज इक्वल टू क्यू हुई, तो यहाँ पे ए वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 क्यू ई वाई एम एक्स स्क्वायर। तो ई वाई एम पे डिपेंड करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा और उस पे कितना क्या है मास है उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं, तो हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इस चीज को कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना। तो थीटा के लिए हम क्या कैलकुलेट करें, थीटा निकाल। तो यहां से समझ लो, तो ये तो हो गया बी वाई, ये कितना हो गया बी एक्स, ये एंगल कितना बनाता है थीटा, ये तो है वाई। तो हमें बी एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए और बी वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। बी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना था, बी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है बी एक्स इज इक्वल टू बी नॉट, बिना कैलकुलेट करे पता कर है। तो बी वाई की वैल्यू कितनी पता होगी, क्योंकि b इज इक्वल टू कितना u प्लस ए टी, और इसका मतलब हो गया बी वाई। ठीक है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, एक्सेलरेशन स्टार्टिंग में कितना था 0, प्लस a की वैल्यू कितनी थी a, यहां से था f इज इक्वल टू क्यू ई, देखो, और f इज इक्वल टू कितना था a y इज इक्वल टू क्यू ई। तो a y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू ई ओवर, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि y डायरेक्शन के लिए है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यू ई वाई एम इंटू टी। टी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, t इज इक्वल टू कितना था, t इज इक्वल टू हम लोगों ने किया कैलकुलेट किया था x ओवर बी ना, तो कितना हो जाएगा x ओवर बी। तो बी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्यू ई वाई एम इंटू एक्स ओवर बी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, थीटा। थीटा का मतलब स्लोप, यहाँ पे हो गया टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी वाई ओवर बी एक्स। कैसे, ये आप यूज करो। ठीक है, एंगल कितना है ये, और तो बी वाई की वैल्यू कितना होगी क्यू ई वाई एम इंटू एक्स ओवर बी नॉट अपॉन कितना हो जाएगा बी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्यू ई वाई एम, और क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर पहुंच जाएगा एक्स ओवर बी नॉट का होल हाफ स्क्वायर। तो हमारे पास ए टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और सॉल्व किया जाए या फिनिश कर दें आज यही, या ये क्वेश्चन को और कराया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में कुछ डाइपोल की प्रॉब्लम, डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आप पढ़ाई करते रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल जो है वो
फिजिक्स क्लासेस के नाम से है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।